नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि आप सभी ने एक बज़वर्ड सुना होगा अभी, G20। और G20 में कल ही एक बहुत बड़ी बात हुई है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेके। तो हम आज जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है, इसका एम क्या है और भारत को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको जानने से पहले हम पता करेंगे कि एक्चुअल में बायोफ्यूल है क्या और इसका इतना ज़्यादा बातें क्यों हो रही है अभी रिसेंट में। तो इसको जानने के लिए आप सभी ने ये दो वर्ड ज़रूर सुने होंगे, इथानॉल एंड बायोडीजल। ये दोनों ही बायोफ्यूल के पार्ट्स हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है और अभी इसका करंट स्टेटस क्या है इंडिया में। तो आप सभी को पता होगा कि अभी जो हम लोग पेट्रोल अपनी गाड़ी में जो डालते हैं उसमें 12% इथानॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल हम लोग डाल रहे हैं और गवर्नमेंट का टारगेट है इसको 12% से बढ़ा के 20% तक बढ़ाना। और सेम ही बायोडीजल है। बायोडीजल का भी ब्लेंडिंग अभी स्टार्ट हो गया है। जो हम लोग नॉर्मल डीजल डलवाते थे अभी उसमें ब्लेंडिंग होके आता है बायोडीजल। और अभी करंटली ये 5% ब्लेंडिंग तक का हम लोगों को पेट्रोल पंप पे मिलता है। तो क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या, अभी वो हम लोग आगे जानेंगे। तो हमसे जुड़े रहेगा कि इसका फ़ायदा क्या है और क्यों ये ग्लोबल अलायंस किया गया है। तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशियस एंड यूएई, इन सभी देशों के साथ मिलके एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्टार्ट किया है। तो इसका एम क्या है जीबीए का। देखो, सबसे पहले कोई भी अलायंस होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़रूरत है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में फैसिलिटेट करना, आपस में बायोफ्यूल यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना, एक स्टैंडर्ड सेट करना और उसका सर्टिफिकेशन करना कि भाई जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना बायोफ्यूल, उसका सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब हो जाए जिससे कि व्हीकल की जो एवरेज बढ़ना चाहिए था, जो इन्वायरमेंट को फ़ायदा होना चाहिए था, वो इसकी वजह से ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद होता है एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। सभी देश के लोग साइंटिस्ट मिलके एक तरीके का नॉलेज रिपोजिटरी बनाएंगे ताकि उसको यूज कर सके सभी देश। और फिर है एक तरीका का एक कैटेलिटिक प्लेटफॉर्म देगा जो फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड अडोप्शन ऑफ बायोफ्यूल। तो एक तरीके का कैटेलिक का काम करेगा जो धक्का देगा एक तरीके की भाई बायोफ्यूल हमें यूज़ करना है। तो एक तरीके का हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हमें बायोफ्यूल यूज़ करना है और आपस में सब लोग मिलके इस अलायंस की तरह काम करेंगे ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर को बनाया जा सके। तो ये मेनली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। तो अभी इसको जानने के लिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। मतलब इन कंट्री कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इसमें भाग लिया है। इंडिया, ब्राज़ील एंड यूएसए, दीज थ्री आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस अलायंस अलोंग विद G20 कंट्री जो सपोर्ट कर रही है इस इनिशिएटिव को। वो है अर्जेंटीना, कनाडा, इटली एंड साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस एंड यूएई आर इनवाइटी कंट्री जो इन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया है। बट ये देखने वाली बात है, इसके अलावा इन कंट्री के अलावा भी कुछ कंट्री है जो नॉन G20 कंट्री है जो इस अलायंस को सपोर्ट कर रही है। जैसे आइसलैंड हो गया, केनिया हो गया, पैराग्वे, सेचेल्स, श्रीलंका, उगांडा, फिनलैंड हो गया, एशियन डेवलपमेंट हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया। बट इसमें देखने वाली बात है कि इसके 3 फाउंडिंग मेंबर हैं, यूएसए, इंडिया एंड ब्राज़ील, जो कंट्रीब्यूट करते हैं 85% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल एंड 80% ऑफ कंजप्शन ऑफ इथानॉल। आप लोगों को पता होगा ब्राज़ील में इथानॉल इतना प्रोडक्शन होता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा फ्लेक्सी फ्यूल की व्हीकल चलाई जाती है। फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है ये हम लोग थोड़ा अलग वीडियो में हम जानेंगे। बट इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि चाइना एंड ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया, रशिया हैव डिसाइडेड टू नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये अलायंस होगा तो सीधी सी बात है उनकी ऑयल प्रोडक्शन कम होगी। अगर ऑयल प्रोडक्शन कम होगी तो जो इन दोनों सऊदी अरेबिया एंड ओपेक कंट्री को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। तो कुल मिला के ये एक बेसिक था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। तो हम लोगों ने जाना। तो अब इसमें थोड़ा और जान लेते हैं कि इंडिया का स्टेटस क्या है। इंडिया में अभी हम लोग कितना इंपोर्ट पे खर्चा कर रहे हैं, कितना हम लोगों को नुकसान हो रहा है और इस अलायंस की वजह से कितना हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो भाई देखो, इंडिया ने 2021-22 में 119.2 बिलियन डॉलर खर्चा किया है हमारे क्रूड इंपोर्ट के ऊपर, जो कि कितना ज़्यादा है। अगर हम इसमें से अगर 5% बायोडीजल अगर हम मिक्स करते हैं और हमारी कैपेसिटी अगर इथानॉल की 20% तक पहुंच जाती है तो आप देख सकते हो कि कुल मिला के उसका 20% तक हम लोग इसका मतलब कुल मिला के
20% मोर देन अराउंड $25 बिलियन के अराउंड हम लोग खर्चा बचा सकते हैं, जिसका यूज़ हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, लिविंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हेल्थ सिस्टम बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया में जो 85% जो डिपेंडेंसी है क्रूड की, वो इम्पोर्ट से हम लोग पूरी करते हैं। बट एक बात यहाँ जानने वाली है कि इंडिया इज़ सरप्लस ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी। तो हम लोग इंपोर्ट तो करते हैं क्रूड ऑयल, बट एक्सपोर्ट भी हम बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं। बट हाँ, वी आर डेफिशिएट ऑफ द एलपीजी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि वी आर इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल, सो हमने 2021-22 में 400 मिलियन टन वर्थ $24.2 बिलियन इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। इसके बदले हमने 61.8 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर दिया था। बट जानने वाली है कि हम लोग एलपीजी डेफिशिएट हैं, तो हम लोगों ने 11 बिलियन की हमने एलपीजी भी इंपोर्ट अलग से की गई थी, जो कि एलएनजी के फॉर्म में हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। तो ये इसका कुल मिला के अगर हम लोग ये करते हैं तो हमें 20 से 25% तक हमारा इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल पे कम होगा और एक अच्छे सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो अगर दूसरा ऑप्शन तो ये हो गया बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करके। तो बट अगर हमें अपना इंपोर्ट बिल कम करना है तो और क्या हो सकता है? एक तो हम लोगों ने अभी जाना बायोफ्यूल ब्लेंडिंग हो गया, और क्या है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे और फोकस देना चाहिए, मोर सोलर लगाने चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन पे जैसे बहुत काम हो रहा है। अगर ये जो सोलर लगाएगा, अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी हम ईवी व्हीकल में यूज़ करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, और जो जो हमारा इग्निशन टाइप या कंप्रेशन टाइप इंजन जो गाड़ियों में लगते हैं वो कम हो जाएंगे, और ईवी व्हीकल ज़्यादा चलेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी उससे कम हो जाएगी। एक क्या देखा गया है कि इंडिया में जो ट्रक यूनियन की वजह से, या जो ट्रकर ड्राइवर जो ट्रक यूज़ करते हैं वो 20-20 साल 25-25 साल पुराने होते हैं, और अभी भी माइनिंग में काफ़ी पुराने ट्रक चलते हैं जिनकी एवरेज बहुत ज़्यादा कम है, जो कि BS6 कंप्लाइंट अभी नए व्हीकल आ रहे हैं, बट दे आर रजिस्टरिंग की नए व्हीकल नहीं लेना है उन लोगों को, जिसकी वजह से उन ट्रक की एवरेज और उससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि वो ट्रक फेज आउट कर सकें और नए व्हीकल BS6 कंप्लाइंट विद न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल उनकी जगह ले ले, और जिससे कि हमारी एवरेज इंप्रूव हो। हमें R&D करना चाहिए, जैसे कि हमें पैसा डालना चाहिए R&D में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी क्या है कि 85% तक जो क्रूड आ रहा है ना वो बाहर से ही आ रहा है। तो अगर हम लोग एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में अगर हम कुछ अपना रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा डालेंगे, अपने देश के अंदर ही क्रूड ऑयल अगर हम लोग एक्सप्लोर कर सके, उसको प्रोडक्शन कर सके, तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है कि इम्पोर्ट को कम अपना खर्चा बचाने के लिए। और एक नई चीज़ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन एवरेज ऑफ व्हीकल। एक अभी क्या देखा गया कि इंडिया में हाईवे की स्पीड इतनी कम है कि वो 30-40 पर किलोमीटर पर आवर की वजह से ही ट्रक चलते हैं, और जिससे कि एक माल को मुंबई से कहीं जम्मू पहुंचाने के लिए उसको 15-15 दिन लग जाते हैं, और उसकी एवरेज, उसमें ड्राइवर का फटीग, उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार रहती है। अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएं, ज़्यादातर जो गुड्स है वो हम लोग रेल में जाए, और स्पेशल जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना भी होगा कि दिल्ली मुंबई DME एक्सप्रेस जो बन रहा है, उससे ट्रांसपोर्ट, एक तो स्पीड इंप्रूव होगी ट्रक की, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, उससे एवरेज बढ़ेगा ट्रक का, एक डाउन टाइम कम हो जाएगा क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। तो इन सभी चीज़ों को मिला के हम लोग अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल में कर रहे हैं उससे हम लोग अपनी डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये था। तो और अच्छी वीडियो के लिए काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल बटन दबाना ना भूलें। और प्लीज़ फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल।